औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम अहले वतन पाकिस्तानियों को असलम भुट्टो की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ और अपनी वीडियो ये बना रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ तब्दीलियाँ ऐसी सामने आ रही थी और कुछ ज़िमनी इंतखाबात भी थे जिसकी बुनियाद पे उस पर बड़ी गहरी नज़र मैंने रखी हुई थी और उस पर आज टाइम मौका मिला कि मैं उस पर आपसे गुफ्तगू भी करूं और आपको कुछ हक़ाइक़ से पर्दा भी हटाऊं। तो मेरी बातें अगर आपको समझ में आती हों और आप महसूस करें कि मैं बिल्कुल सच और बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी अपनी बात करता हूं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने कुछ अर्सा पहले जिन दिनों कामरान टिसोरी साहब गवर्नर सिंध अनाउंसमेंट हुए थे उससे एक हफ़्ता पहले, बल्कि 5 दिन पहले मेरे लाइव शो में मैंने कह दिया था कि ये सिर्फ बात आकर यहाँ ख़त्म नहीं होगी कि ये डिप्टी कन्वीनर के तौर पे वो एमक्यूएम के अंदर और उस जगह पे माशाल्लाह आएंगे जहाँ पे पूरी एमक्यूएम क़यादत एक जगह खड़ी हो गई थी और फारूक भाई के साथ मिला के और कामरान टिसोरी साहब को और फारूक भाई को एक दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया जाता और फारूक भाई को और उस पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी जाती है कि कामरान टिसोरी की वजह से ही ये सारे मामलात हुए थे और फारूक भाई को अलग खड़ा कर दिया गया। लेकिन आज माशाल्लाह जिन्होंने कामरान टिसोरी साहब को जिन्होंने गलत कहा और जिन्होंने कहा कि इन्होंने पार्टी को तकसीम किया है, आज माशाल्लाह उन्हीं लोगों ने उनको गोद में बिठा के लब्बैक किया और गवर्नर के लिए नामज़द किया। खुशी की बात है कि उनको अगर अपनी गलतियों का एहसास हुआ है तो ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कामरान टिसोरी साहब ने जो गवर्नरशिप की सीट पे आए हैं तो ज़ाहिर है वो बहुत सोची समझी स्कीम के तहत ही आए और जो एमक्यूएम हिचकियाँ ले रही थी, जो एमक्यूएम की तंजीम इस वक्त हिचकोले खा रही थी, उसको आखिरी कील के तौर पे ताबूत में कील ठोकने के लिए कामरान टिसोरी साहब को गवर्नर नॉमिनेट किया गया है। जैसे मेरे कुछ लोगों ने ये कहा था कि कामरान टिसोरी साहब के आने के बाद एमक्यूएम का जनाजा अभी उठेगा और कामरान टिसोरी साहब की बैयत में या उनकी इमामत में जनाज़े नमाज पढ़ी जाएगी। ये तो वो चीज़ है और आने वाले दिनों में ये हक़ाइक़ आएंगे, पूरी कौम के सामने आएंगे, एक एक चीज़ सामने आएगी कि तंजीम के आला रहनुमाओं ने इस कौम के लिए, इस शहर के लिए क्या खोया और क्या पाया। ये आने वाले दिनों में आप सबको पता चल जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं ज़िमनी इंतखाब की तरफ। जो ज़िमनी इंतखाब हुआ कराची के अंदर, तो आज पहले लांडी में हुआ था, इसके बाद भी हुआ और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि कराची की आवाम बिल्कुल इन ज़िमनी इंतखाबात से दूर रहे और दूर बैठ के और ये सारे नज़ारे देख रही है। और मैं फिर आज वसूख से कहता हूँ कि कराची की आवाम ने लब्बैक सिर्फ़ और सिर्फ उस बाइकआउट की कॉल को किया जो बाइकआउट किया गया था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कम और बाइकआउट ने ज़्यादा जीत हासिल की। बिल्कुल इस बात को मानना चाहिए कि तंजीम के जो बानी और कायद थे, उन्होंने जब एक मैं समझता हूँ कि जिस वक्त बाइकआउट का ऐलान किया तो यहाँ की कौम ने, अवाम ने उसको न सिर्फ लब्बैक किया बल्कि आप मार्जिन देखें कि शाह फैसल कॉलोनी की जो नशिस्त हमेशा एमक्यूएम हासिल करती थी, आज वहाँ पे 30,000 की लीड से, 35,000 की लीड से इमरान खान जीतते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि कौम ने किसको वोट दिया और किसको नहीं दिया और घरों से निकल के वोट न देने की जो ठानी थी और उन्होंने वो चीज़ पूरी करके दिखाई। तो लिहाजा मैं आपको आज आगाह ये भी करूँगा कि मेरे इस मुल्क के अंदर बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम चल रहा है कि जो इस मुल्क का सबसे बड़ा करप्ट इंसान होगा वो बड़े ओहदे पर फाइज किया जाएगा। आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें कि कल को हमें बता दिया जाता है कि ये बहुत बड़ा करप्ट है, ये चोर है, ये बेईमान है,
और उसके बाद उन लोगों को हमारे ऊपर मसलत कर दिया जाता है। आप छोटी सी मिसाल लें, शेख रशीद ने आकर इसी कराची की सरजमीन पर बैठ के कामरान टिसोरी के ख़िलाफ़ उन्होंने FIR लॉन्च करवाई थी एक प्रोजेक्ट के हवाले से कि ये ज़मीन जो थी ये उनकी नहीं, किसी और की मिल्कियत है, इनका कब्ज़ा है, रेलवे वालों का, इसका उसका पता नहीं क्या क्या उन्होंने कह दिया था। उस ज़मीन पे से जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था उसको भी मसमार कर दिया गया था। लेकिन उस FIR का क्या हुआ? उस FIR की बरकत से और दीगर चीज़ों की बरकत से वो आज माशाल्लाह सिंध पे हुक्मरानी कर रहा है एज ए गवर्नर। तो मैं ये कहने पे हक बजानिब हूँ कि वाकई इस मुल्क का सबसे बड़ा जो करप्ट इंसान होता है, जिसको कहा जाता है और फिर आखिर में उसको बहुत बड़ा ओहदा भी दे दिया जाता है और हमारे ऊपर मसलत कर दिया जाता है। उसके बाद हमें यह कहा जाता है कि आप इसको मानो कि ये मिडिल क्लास के लीडर हैं, आप इनके पीछे आप चलें, कौम को बता दिया जाता है। लेकिन जिस वक्त उनका मूड ख़राब होता है फिर उनको 0/0 पे लाकर खड़ा कर दिया जाता है। तो कौम क्या करे, कौम किसके पीछे जाए? अब चूँकि कराची की आवाम ने और बिलखुसूस सिंध की आवाम ने एक फ़ैसला कर लिया है, तो आने वाले दिनों में ये फ़ैसले आपको बज़ाहिरी तौर पे नज़र आने शुरू हो जाएंगे कि किस तरीके से ये फ़ैसले होते हैं और किस तरीके से फ़ैसलों पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मैं अपने उन शोधा की, मैं MQM पाकिस्तान से मैं उस वक्त खुश होता जब इस गवर्नरशिप के लिए किसी शहोदा के घर से, किसी शहीद की फैमिली से, किसी मेरी बहन को, किसी मेरी माँ को या उसके बेटे, उसके भाई को अगर नॉमिनेट करते तो वाकई MQM का नज़रिया जीतता। और आपको मैं मकसद जितनी तकसीम दर तकसीम चीज़ थी उनको मुत्तफ़क़ा तौर पे उम्मीदवार बनाने के लिए, और फिर वो बन नहीं सके, लेकिन कहाँ कहाँ किस किस घरों में मीटिंगें हुई, मुलाकातें हुई और क्या वहाँ दिया गया, क्या लिया गया, ये आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला सब कुछ साबित कर देगा ये। तो मैं ये समझता हूँ कि MQM जो एक मिडिल क्लास की पार्टी थी, आज MQM के अंदर भी पैसा जीत गया और नज़रिया हार गया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरी बात से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माजरत ख़्वाह हूँ, लेकिन चूँकि मैंने ठान लिया है कि सच्चाई की बुनियाद पर इस कौम को आगाह करता रहूँगा और मैं ज़रूर करूँगा, और आने वाली अपनी वीडियोज़ में मैं और भी इंकशाफात ज़रूर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।